हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल। आज संडे मॉर्निंग है और मैं चाहता हूँ कि आज आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँ जो काफ़ी प्रोडक्टिव हो आपके लिए। अगर आप मुझे 10 मिनट 15 मिनट अभी सुनेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिले आपकी प्रिपरेशन में यूपीएससी की, और आप कोई मिस्टेक्स ना करें। देखिए, मेरे जैसे लोग हु हैव रिटन यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स, 2-3 टाइम्स, और जिन्होंने एक अच्छी रैंक से क्लियर किया है, उनको डेफिनेटली कुछ न्यूआंसेस तो पता ही होंगे एग्जाम्स के। और उसके बाद भी काफ़ी सालों से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मेंटोर, उनका एज ए मेंटोर पेपर को हर बार एनालाइज करना, देखना, यूपीएससी के ट्रेंड्स को। ऑब्वियसली यूपीएससी का ट्रेंड जैसा मैं कहूँगा नहीं कुछ होता है, पर किस तरह से उनका पेपर इवॉल्व हो रहा है, किस तरह के पेपर आते हैं उनको, तो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जिससे आपको जो ऑप्शनल पेपर आता है यूपीएससी का, जिसमें आपके 500 मार्क्स डिपेंड हैं। देखिए, टोटल यूपीएससी के मार्क्स 2025 हैं फाइनल, जो काउंट होंगे इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो आपके जीएस पेपर्स वगैरह हैं उनको लगा के, उसमें से 500 मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल के हैं। तो इसलिए ऑप्शनल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज मैं उसी ऑप्शनल पेपर के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ताकि आप ऑप्शनल की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें, उसमें मिस्टेक्स ना करें। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ कि आप सेलेक्ट कैसे करें एक ऑप्शनल। दूसरी चीज़ जो मैं उसके बारे में बात करूंगा वो है ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह के रिसोर्सेज को आपको ढूंढना है, सोर्सेज को आपको ढूंढना है। नंबर 3, कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं ऑप्शनल के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 4, मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज की वीडियो में, इसको ज़रूर देखें। और फाइनली मैं बताऊंगा आपको कि ऑप्शनल को कितना टाइम देना चाहिए। ओवरऑल जो आपका जीएस पेपर है, एसए पेपर है, एथिक्स का पेपर है, ये सब आप लिखेंगे राइट, पर उसमें ऑप्शनल पेपर को कितना टाइम देना चाहिए और कब आपको वो पूरा उसके लिए प्रिपेयर होकर तैयार रहना चाहिए। अब सबसे पहले ऑप्शनल आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। ऑप्शनल सिलेक्शन एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मुझे जो लगता है। येस, इट कैन बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, पर मुझे लगता है कि अगर मैं आपको जो चीज़ अगर जो बताने जा रहा हूँ आज, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में फर्स्ट जो आया था ऑप्शन वो था इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इकोनॉमिक्स किया है, कॉलेज में पढ़ा है उसको, मैंने मैनेजमेंट भी पढ़ा है, मैंने कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स भी पढ़े हैं, क्योंकि मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में ही है। तो मुझे लगा कि इनमें से एक सब्जेक्ट ले लूँगा तो मुझे अच्छा चांस है, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है, मैं आराम से ये यूपीएससी में पढ़ के यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे एक्सपोजर नहीं था कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका बहुत अलग तरीके से पेपर आता है, और जो आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं उनका अलग तरीके से पेपर आता है। अलग तरीके से पेपर आता है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सेलेक्टेड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ इज़ डेफिनेटली मच हायर इन यूपीएससी। इवन दो ग्रेजुएशन डिग्री जो है लोगों की इंजीनियरिंग ज़्यादा है यूपीएससी में, पर ह्यूमैनिटीज़ से ज़्यादा निकलते हैं। उसके रीजंस होंगे अलग अलग, उससे उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस चीज़ में जाऊंगा कि आपको किस तरह से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब मैं इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट या कॉमर्स ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा था, तो उस टाइम मैंने सीधा किसी ऑप्शन को लिया नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स ही लूँगा, कॉमर्स ही लूँगा। मैंने उनके सिलेबस जो हैं वो प्रॉपरली पढ़े, उनके टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपरली यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो यूपीएससी का सिलेबस आता है उसमें पढ़े। तो मैं आप सभी को एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जाके यूपीएससी का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ें। उसमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेमिलियर हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्री में पढ़े हों, उनको अच्छी तरह से देख लें, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़े हों। क्योंकि जब तक उनको नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो नंबर 1 इंटरेस्ट हो गया, और नंबर 2 हो गया कि आपकी प्रोफिशिएंसी है उस सब्जेक्ट में, मतलब आपको कुछ आता है। अब प्योर इंटरेस्ट है पर आता कुछ नहीं है तो वो फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रोफिशिएंसी है पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो उसको लंबे आवर्स तक पढ़ना, प्रैक्टिस करना मुश्किल पड़ेगा। पर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोफिशिएंसी है कि सब्जेक्ट अच्छा भी लगता है नंबर 1, और सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी भी है नंबर 2, तो दोनों चीज़ों का मिक्स बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप उसमें जुटे भी रहेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट एग्जाम आता है तो आप बने भी रहेंगे उसको पढ़ने में, और साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी भी उसमें रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गुड एट द सब्जेक्ट। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सिलेबस पढ़ना यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसका पढ़ना है, बार बार टॉपिक्स देखने हैं। नंबर 2, जब ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिक एक दो बुक मंगा लें।
मान लो आपको ज्योग्राफी सेलेक्ट करने में इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई जीएस पेपर 1 में भी ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आता है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो ज्योग्राफी की जो भी ऑप्शनल की बुक आती है, ऑप्शनल की बुक ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई ना कोई जो ज्योग्राफी का टॉपर रहा है वो बता देगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो बुक एक ऑर्डर कर दें, इतना इन्वेस्टमेंट आप करें, वो 400-500 के इन्वेस्टमेंट से आपको पता चलेगा कि क्या वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कर रहा है कि नहीं, जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कहाँ पे आपको जाना है। तो इस तरह से मैंने क्या किया था, पहले मैंने इकोनॉमिक्स शुरू किया था जब मैं पढ़ रहा था यूपीएससी के लिए। कुछ दिन पढ़ा, फिर मुझे लगने लगा कि यूपीएससी का सिलेबस इकोनॉमिक्स का बहुत अलग है जो मैंने पढ़ा था मेरी ग्रेजुएशन में, तो मैंने उसको चेंज करके फिर मैनेजमेंट करा। तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बस एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा इकोनॉमिक्स का, और उससे मुझे आइडिया लगने लगा कि एक्सपेक्टेशंस यूपीएससी में अलग है और मैंने अलग तरह से पढ़ा है, वो मेरे कॉलेज में अलग तरह से पढ़ाया गया था, इसलिए वो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस टाइम। तो फिर मैंने जब मैनेजमेंट पे चेंज किया तो फिर मैंने मैनेजमेंट मुझे ठीक लगा। इवन दो मैं बताऊंगा बाद में कि मेरे को क्या स्ट्रगल्स रहे मैनेजमेंट से, अच्छा सब्जेक्ट है पर मुझे क्या स्ट्रगल्स रहे, और इवेंचुअली आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैनेजमेंट ओवर द 3 एग्जाम्स आई गेव। मतलब तीनों बार मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, मैनेजमेंट पेपर 1 2 में हाईएस्ट मार्क्स पेपर आए, मार्क्स आए पेपर्स में। बट इवन आफ्टर दैट मुझे लगता है कि डजेंट मैटर कि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो स्केल करके मेरे मार्क्स कंपेयर टू लेट्स से पॉलिटिकल साइंस, कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम थे। मेरे 286 मार्क्स आए थे, बल्कि उसी लेवल की हार्डवर्क से, उसी लेवल के इनपुट से पॉलिटिकल साइंस में 320 भी लोगों के आए थे। तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज आउट कर दिया, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। और इट्स नॉट दैट आई एम क्रिबिंग, इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है ये एनालिसिस से आपको हेल्प मिलेगा। तो कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने बताया, सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ो, उसका पूरा जो टॉपिक्स हैं वो देखो, एक आध बुक ऑर्डर करके देखो ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम में आपका ऑप्शनल फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा नहीं गया है, आपको लगा है कि अरे ये मेरा ऑप्शनल में मुझे इतना डीप इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ऑप्शनल चेंज करने के बारे में आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें, सोच सकते हैं। इसमें आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली रिपीट करते हैं तो उसी ऑप्शनल में ज़्यादा आपको एक एडवांटेज रहता है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर फिर भी ओपन माइंडेड रहें इसके बारे में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सिलेक्शन इस तरह से करें। सिलेक्शन करने में सिलेबस का बहुत बड़ा रोल है, नंबर 1 जैसे बताया मैंने। नंबर 2, आप एक आध उसका बुक ऑर्डर करें, देखें उसको पढ़ के आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आपको सिलेबस कैसे लग रहा है, आपको उसमें जो पेपर है एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो निकाल के देखें, उससे अपना सिलेबस कंपेयर करें, उससे जो आप पढ़ रहे हैं वो कंपेयर करें कि आप उसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हैं कि नहीं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको एक तरह से आइडिया, एक होता है ना सिक्स सेंस, वो लग रहा है कि नहीं उस पेपर के बारे में। इस तरह से आपको देखना है। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग ऑप्शन लेने का डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली फ्रॉम कंपेयर टू समवन हु विल बी टेकिंग ह्यूमैनिटीज़, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, बिकॉज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट होते हैं, उनमें बहुत सारा टाइम लगता है। कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, मैनेजमेंट में जैसे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिस में, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि टाइम कम होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड दिस विल डेफिनेटली टेक अवे योर टाइम फ्रॉम जीएस। तो अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं और इतने हाई मार्क्स लाते हैं अपने ऑप्शनल एग्जाम में कि उनको फिर जीएस में एवरेज मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कह सकते हैं आपको थोड़ा सा लक फैक्टर है, आपको लक पे छोड़ना पड़ेगा, बट आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल, मतलब इंजीनियरिंग इन द सेंस आई मीन सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स, इन तरह के नेचुरल साइंसेज ऑप्शंस में जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज़, यू हैव टू गो विद द माइंड दैट आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि मैंने जितने भी मैं इन टॉपर से मिला हूँ जो इन फील्ड से आते हैं, वो उसमें अच्छे होते हैं, उन्होंने उसमें टेक्निकल एजुकेशन की होती है और उनको वो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो बहुत आवर्स टू आवर्स उसमें निकाल पाते हैं। आप ज़बरदस्ती की मेरी मैथ्स अच्छी है, 12th तक मैथ अच्छी थी, फिर आपने फिज़िक्स पढ़ी, पर आपके नॉर्मल मार्क्स आए और आपको इंटरेस्ट एक तरह से लिमिटेड है और आप लेना चाहते हैं, तो वैसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट। इसीलिए बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। उसके 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली कि जीएस पेपर से ओवरलैप है, तो उसमें हेल्प मिल जाता है ह्यूमैनिटीज़ से। और नंबर 2, ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड होता है कंपेयर टू इंजीनियरिंग या फिर नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट से। प्रैक्टिस उसमें
कंपैरेटिवली लिमिटेड लगती है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लगेगा फिर भी, बट वहाँ से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, ये 5-6 सब्जेक्ट्स हमेशा स्टूडेंट्स लेते हैं। ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें नॉलेज हो तो बहुत अच्छा, आप इनमें नॉलेज बना के आपके इवेंचुअली आपके कहीं ना कहीं काम आएगा ही। पर मुझे लगता है इनको प्रिपेयर करने के टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी, अच्छी तरह से आर्टिकुलेशन आना चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी और लैंग्वेज में जिसमें भी आप अपना ऑप्शन लिख रहे हैं, वो आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी राइटिंग की विद इन द सर्टन वर्ड लिमिट। और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो नया सब्जेक्ट आप ठीक से हैंडल कर सकें, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। आप ये सोच रहे हैं कि आप एक एक बुक पढ़ लेंगे सभी टॉपिक्स की तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, उसमें मास्टर्स की बुक्स हैं, वो अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेंगी, उसमें एक्सपर्टीज़ लानी पड़ेगी। जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो सकता है मटेरियल्स लें, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे लगता है वहाँ से डेफिनेटली मटेरियल लेना चाहिए क्योंकि उससे फ़ायदा मिलता है। उससे डेफिनेटली ये फ़ायदा मिलता है कि जो भी उसमें डायनामिक कंटेंट है, जो करंट अफेयर्स है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कुछ पार्ट करंट अफेयर्स से आता है, ऑलमोस्ट 70% स्टैटिक से आता है, पर 30-40% करंट अफेयर्स वाला भी आता है, रिसेंट आयर इवेंट्स वगैरह पे, वो भी आपको इनकलकेट करना अपनी राइटिंग में, अपने आंसर्स में और अपनी नॉलेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा। और क्या होता है कोचिंग से मटेरियल लेने में, ऑप्शन में मुझे लगता है कोचिंग इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वो मटेरियल आपको एक बना बनाया मिल जाता है जो काफ़ी हद तक टॉपर्स हर साल यूज़ कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं वहाँ यही कहूँगा कि कोचिंग मतलब बिल्कुल खुद हर चीज़ करो, ज़ीरो से आप सारे अलग अलग उसके मटेरियल्स ढूंढेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उसमें आपका इतना टाइम जाएगा, तो शायद हो सकता है कि कोचिंग में वो पैसा और वो टाइम इन्वेस्ट करने में आपका फ़ायदा मिले, आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। पर मेक श्योर कि आप कोचिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते उसके लिए। वो आपको मटेरियल देंगे, बुक्स की लिस्ट बताएंगे, आपको हो सकता है लेक्चर्स का एक्सेस दें, या फिर आप वहाँ पे जाके बैठ के लेक्चर्स में देखें। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लेक्चर्स इंडिया में क्या है जो मैंने देखा है कि वहाँ पे जाके बस नोट्स लिखवाते हैं। दैट इज़ नॉट द वे टू लेक्चर। आपको एक्चुअली पढ़ाई करानी चाहिए क्लासेस में, वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है अब। तो वहाँ पे आप डिसाइड करें कि वहाँ पे बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम आपका क्या है, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली कोचिंग से हेल्प मिल जाएगी। तो आई डोंट डिस्करेज यू फॉर गोइंग फॉर दैट कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू, बट दैट डज नॉट मीन कि आप 100% उस पर रिलाई करेंगे। आपको अपना नोट्स, ऑप्शनल के लिए अपना नोट्स डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, आपको अपना पढ़ाई अलग से करना पड़ेगा, आपको अपने लिए अपने हिसाब से उस ऑप्शनल को मास्टर कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। पुराने टॉपर्स की कॉपीज़ देख के आइडिया लगा के कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, क्या नॉलेज बेस होना चाहिए, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, उन बुक्स को कंप्लीट करना है, ये सब आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लाइक आई टेल यू। यूपीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं है, वो हार्ड वर्क तो डालना ही पड़ेगा। पर मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, उस डायरेक्शन में वॉक कर आप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूपीएससी की ऑप्शनल की प्रिपरेशन, सिलेक्शन और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। नाउ गोइंग टू द फैक्ट कि पीवाई क्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी ऑप्शन को उठा लीजिए, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के पेपर्स उठा के देखे हैं, 10-10 साल के एनालिसिस किए 4-5 ऑप्शंस के, बिकॉज मुझे खुद भी डायलेमा था एक पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया कि कौन सा ऑप्शनल लूँ। इवेंचुअली मैंने मैनेजमेंट ऑप्शन लिया और मैं एक पॉइंट पे रिग्रेट भी कर रहा था कि मैंने ये ऑप्शन क्यों लिया, शायद मुझे पॉलिटिकल साइंस से कुछ और लेना चाहिए था, बट देन आई स्टक विद मैनेजमेंट एंड आई रियलाइज्ड बाय माई सेकेंड अटेम्प्ट कि मैं ऑप्शनल में खाली डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे जीएस में भी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैनेजमेंट ऑप्शनल हिस्टोरिकली मार्क्स उसमें जो है एवरेज ही आते हैं। तो मैंने फिर जीएस में भी बहुत मेहनत करी, जिससे मेरे जीएस में बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स आए, तो 450 प्लस। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शनल की तैयारी करते हुए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पीवाई क्यूज़ आप बहुत बार रेफ़र करें, बार बार पीवाई क्यूज़ सारे कर डालो, पिछले 10 साल के अच्छी तरह से कर डालो, उनकी प्रिपरेशन कर डालो, वर्बेटम कर डालो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली, बिकॉज उसमें से रिपीट तो होने ही है, ऑलमोस्ट 30-40% रिपीट होने हैं मिनिमम। मैनेजमेंट के बारे में बता सकता हूँ, मुझे लगता है 30-40% मेरे तीनों अटेम्प्ट में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, इन वन वे और दी अदर। वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इधर उधर से, पर क्या होता है आप रेडी हैं, आपके पास कंटेंट है, आपके पास पढ़ा हुआ है, आपके माइंड में फ्रेश है वो चीज़ें, तो आप फटाफट उसको एक तैयार करके लिख सकते हैं।
बट आप PYQs करके नहीं जाएंगे, बस इतनी सारी नॉलेज आप करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, बुक्स इतनी सारी बुक्स पढ़नी से पड़ती हैं ऑप्शनल। मेरे ऑप्शनल में मुझे 12-13 बुक्स पढ़नी पड़ी थी, अच्छी खासी मोटी बुक्स, और उनको मास्टर करना पड़ा था। तो इतना सारा कंटेंट आप पढ़ के जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई फील दैट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डेफिनेटली मास्टर द PYQs। अपना अलग से कंपेंडियम बना लो, नोटबुक बना लो जिसपे सारे PYQs अच्छी तरह से सॉल्व हैं, एग्जाम्पल्स के साथ जहाँ पे ज़रूरत है, डायग्राम्स के साथ जहाँ पे ज़रूरत है, और उनको अच्छी तरह करके जाओ। आई एम टेलिंग यू, ऑप्शनल आपका इतना ईजी हो जाएगा कि आप मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQs को रेफर करते रहो, उनको पढ़ो, उनको सॉल्व करके लिखो, उसमें अच्छा खासा टाइम लगाओ। सो डोंट फॉरगेट दिस एडवाइस। नाउ द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज टाइम कितना देना है ऑप्शनल को। 25 to 30% ऑफ योर टाइम जाएगा ऑप्शनल में। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जब UPSC प्रिपरेशन जब आप तैयार कर रहे हो, पहले पॉलिटी खत्म करो, इकोनॉमिक्स खत्म करो, और फिर ऑप्शनल में घुस जाओ। अब फिर पूरा ऑप्शनल 3 महीने में खत्म करो अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स साथ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, लेट्स से फॉर नेक्स्ट ईयर, तो सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमिक्स खत्म करो जो मुझे लगता है, या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग GS सब्जेक्ट रहा है वो कर लो। और ये 2 सब्जेक्ट्स आप 2-2.5 महीने में कर लोगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। और फिर उसके बाद तुरंत आप 3-4 महीने के लिए अच्छी तरह से ऑप्शन में डिवोट हो जाओ। मिनिमम 3-4 महीने ऑप्शनल को फिनिश करने में, नोट्स बनाने में, PYQs थोड़े से एनालाइज करने में लगेंगे। एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर GS पे वापस आओगे, GS पढ़ते रहोगे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो बीच में ऑप्शनल का, ताकि कंप्लीटली आप भूलो ना उसको, रिवीजन बस। अपने नोट्स पे वापस जाओ, अपने टॉपिक्स पे वापस जाओ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ओल्ड PYQs देख लो बीच बीच में, हर महीने 2-3 बार। और फिर आफ्टर प्रीलिम्स ही उसकी प्रिपरेशन दोबारा शुरू करनी है, जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो गया हो। प्रीलिम्स के बाद डोंट वेट फॉर मेंस प्रीलिम्स रिजल्ट्स, बिकॉज मेंस आना है तो फौरन आप तुरंत 1-2-3 दिन का ब्रेक लेके, अच्छा कुछ ट्रैवल करके 3-4 दिन भी ले लो, उसके बाद तुरंत से आप उसमें मेंस की तैयारी में घुस जाओ, जिसमें सबसे पहले ऑप्शनल कंप्लीट करो। फिर आपका 2-3 बार इस तरह से ऑप्शनल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको ऑप्शनल के लिए अपनी बुक्स कैसे फाइंड आउट करनी है, कंटेंट कैसे फाइंड आउट करना है। कोई भी ऑप्शनल हो, उसमें जो डायनामिक कंटेंट होता है एक तो, और स्टैटिक कंटेंट होता है। जो स्टैटिक कंटेंट होता है वो आपको मिल ही जाएगा, बुक्स उसकी मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। पर जो डायनामिक कंटेंट होता है, जैसे कुछ करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस में आ सकते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, पर ये बहुत कम होता है। ओवरऑल कुछ ही ऑप्शंस हैं जिसमें थोड़ा बहुत इस तरह से करंट अफेयर्स वाला कंटेंट होता है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा लिखा होगा वो, बट उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs भी देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो जो स्टैटिक कंटेंट है उस पर फोकस करो, जो एकदम ट्रेडिशनल मटेरियल है आपका बुक्स में उस पर फोकस करो, जो आपके PYQs हैं उस पर फोकस करो। आप कुछ यूट्यूब चैनल्स भी ढूंढ सकते हो जहाँ पे उस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया हो, बताया गया हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे गए हो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हो वो देख लो। जैसे मेरा मैनेजमेंट में एग्जांपल बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स जो होता है, स्टैटिस्टिक्स उसका काफ़ी पार्ट था। तो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन वीडियोस देखी थी, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं थी, पर वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस तरह के कवर्स करती थी टॉपिक्स को। तो ये सब मेरे को रिवाइज करना था, अच्छी तरह से पढ़ना था, तो मैंने ऑनलाइन इस तरह से यूट्यूब से पढ़ लिया था। उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, इंस्टेड ऑफ कि मैं बुक से ही पढूं, क्योंकि बुक से कई बार आप वो क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के टीचर्स भी ऐसे बहुत कुछ नहीं थे जो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ा सकें। तो मैंने यूट्यूब में जो चैनल्स देखे उससे मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। तो इस तरह से आप भी देखिए, पॉलिटिकल थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वो सब को आजकल यूट्यूब पे सब ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो ओवरऑल इस तरह से आप ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी UPSC में आप कितना भी कोचिंग के पीछे जाएं, कितना भी मेंटर्स के पीछे जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड वर्क, आपका वर्क, आपने कितना कितना इसमें अपना दिमाग खुद लगाया है, हर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश की है, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि आपको मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई उस रास्ते पे जा, ये सब कर, पर मैं आपको उस पर चला नहीं सकता, ना मैं आपको गवर्न कर सकता आप किस स्पीड से जा रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं, आप इधर उधर ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो आई कैन ओनली शो यू द पाथ, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दिस। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और भी कुछ भी बड़ी बड़ी आपको चीज़ें मुझसे पूछनी है जो मुझे बताइए, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दोज टॉपिक्स with videos upcoming soon. All right, take care, bye bye, and have a good day.